हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो हमारी स्पेशल वीडियो है आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसका टॉपिक क्या है। हमारे इस वीडियो का कक्षा 10वीं की सेशन 2022 टू 23 सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स यानी गणित का बेसिक का नमूना प्रश्न पत्र। नमूना प्रश्न पत्र का मतलब होता है सैम्पल पेपर, इसको इंग्लिश में हिंदी में हम नमूना प्रश्न पत्र कहते हैं। ठीक है, तो सैम्पल पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक का। ठीक है, मैथ्स के अंदर जो बेसिक है उसका आज हम सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 3 घंटे आपको इस पेपर को करने के लिए मिलेंगे। तो बेसिकली आप इस पेपर की प्रैक्टिस जो है वो अभी मिड टर्म में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, और प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी आपकी जो ये सैम्पल पेपर है वो बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए बेटा, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो में कराए गए हर एक क्वेश्चन को आपको समझना है और अपनी कॉपी में यानी आपका जो मैथ्स का रजिस्टर है आपको उसमें हर एक क्वेश्चन को आंसर वाइज लिखते जाना है, जिससे कि आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपके पास लिखे हुए मिलेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस जो है वो आराम से कर सकते हैं। और किसी को कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कमेंट करके वो पूछ सकता है। हिंदी मीडियम का आपका ये सैम्पल पेपर है, इंग्लिश मीडियम को ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है सेक्शन ए। आज हम हिंदी मीडियम का सेक्शन ए खंड अ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं ए से लेके ई तक। खंड ए में 20 MCQ हैं जिसमें से 1 नंबर का है, एक नंबर के हैं। खंड बी में 5 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 2 अंक के हैं। खंड सी में 6 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 3 अंक के हैं। खंड डी में 4 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 5 अंक के हैं। खंड ई में जो मूल्यांकन की 3 केस स्टडी दे रखी है वो 4 अंक की है, हर एक 4 अंक का है, जिसमें 1-1 और 2 अंक के उपभाग भी दे रखे हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 5 अंकों के प्रश्न 2 हैं, 3 अंकों के 2 और 2 अंकों के 2 में एक आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो साफ सुथरे चित्र बनाने हैं, और यदि आवश्यक ना हो तो पाई जो है वो आपको 22/7 लेना है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन ए खंड अ। फर्स्ट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p और q को p(ab²) और q(b) के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ab अभाज्य संख्याएं हो तो एलसीएम निकालिए, p और q का मान क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए, p की जो वैल्यू है वो है ab², ठीक है, और q की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, q जो दे रखा है वो दे रखा है a³b। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वो नंबर होता है जो कि ज़्यादा होता है, मतलब जो ज़्यादा उसमें आया जाता है। तो देखिए a इधर 1 है और इधर क्यूब है, तो आंसर में हम a³ लिखेंगे। और b किसके पास ज़्यादा है, b², और b तो यहाँ पर आ जाएगा b², यानी सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है वो हम एलसीएम में लिखते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका a³ b² का, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, a³ b² का सी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, वह अधिकतम संभव गति क्या है जिस पर एक व्यक्ति पूरे घंटों में 52 किलोमीटर और 51 किलोमीटर चल सकता है। तो HCF निकालेंगे हम, किस का, 52 और 91 का निकालेंगे। तो देखिए पहले 52 को इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेकर के या प्राइम फैक्टराइजेशन से, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 13 × 13 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 91 को कर लीजिए, 7 से करिए, 13×7 = 91, 13 × 13, इधर 13 कॉमन आ रहा है, इधर भी 13 कॉमन आ रहा है। तो आपका जो HCF हुआ वो बच्चों आपका हो गया 13। तो यानी सी ऑप्शन जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अब आपको मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना उसकी एक्सप्लेनेशन, उसको सॉल्व जरूर करना, जैसे मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सिर्फ टिक टिक मार करके आंसर पूरा मत कर लेना, सॉल्व करके दिखाना अपनी कॉपी में, तभी आपको समझ आएगा।
थर्ड है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस बहुपद को, द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, और x की जगह यहाँ पर 2 डाल दीजिए आप। 2 डालने के बाद देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस के, 4 और 6 10 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, और के की वैल्यू आ गई +10 दे रखा है तो इस तरफ जाके -10, यानी ए ऑप्शन आपका नहीं, ए ऑप्शन नहीं है, सॉरी, बी ऑप्शन जो है वो -10 आपका करेक्ट है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। आलेखीय रूप से 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x - y प्लस 9 बराबर 2 रेखाओं को निरूपित करता है जो। तो सबसे पहले तो आप एक बारी हम इसको दोबारा से लिखते हैं, मैं इस समीकरण को दोबारा से लिखती हूँ। 2x - y प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें हम a1/a2 बराबर b/b2 बराबर c/c2। a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, b1 -3, b2 -1, c1 10 और c2 9। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल है। 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया। यानी आपका a1 जो है वो a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 c2 के। तो जब ऐसा होता है तो वो रेखाएं जो होती हैं वो कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, समानांतर रेखाएं इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के वास्तविक और समान मूल हैं तो देखिए पहले तो हम क्वेश्चन उतारेंगे। प्लस के बराबर 0, इसमें डी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की जगह 4 लिख दीजिए, 4, ए की जगह कुछ नहीं है तो 1 और सी की जगह के। 4 चौक 16, 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 के बराबर 0, -4 के बराबर -16 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। के की वैल्यू आ गई आपकी 16/4, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी के की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब के की वैल्यू 4 कौन सी है? ऑप्शन सी, जिसमें के इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, शीर्ष दे रखे हैं, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, वाले त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है। यहाँ 5 इकाई, 11 इकाई, 12 इकाई और 7 + √5 इकाई ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो चलिए बेटा इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको ए दे रखा है 0 और 4, ठीक है, बी दे रखा है 0 और 0, और सी दे रखा है आपको 3 पर 0। ठीक है, ये हो गया आपका ए, बी और सी पॉइंट। अब सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है तो पहले ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी की वैल्यू निकालेंगे, √x2 - x1 y2 - y1 होता है, तो 0 - 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 - 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका x1 है, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, है ना, y2 हो गया। ठीक है, x1 y1 ये पहला वाला हमेशा वही होता है ना, x3 y3 हो गया ये। ठीक है, अब ये वाला हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 0 का तो 0 ही रहेगा, अंडर रूट में प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा 16, और 16 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आंसर आता है? अंडर रूट क्या होता है 4। अब ए बी के बाद बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये तो आपका 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस 0, तो 9 + 0 9, किसका अंडर रूट होता है 3 का। वेरी गुड। अब सी ए का निकाल लीजिए। सी ए के लिए देखिए क्या करेंगे, अगेन 3 - 0 हो जाएगा प्लस
0 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 4 का करेंगे कितना आएगा 16, टोटल करेंगे 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम इन तीनों साइड्स को ऐड कर लेंगे, 4 को, 3 को और 5 को। तो 4 + 3 + 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12। तो 12 सेंटीमीटर यानी पेरीमीटर जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 12 इकाई, यानी 12 जो है वो इसका सही उत्तर है। परिमाप हमने निकाला है सबको जोड़ करके। प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बटे में डी ई हो, तो पहले तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। ए बी किसके बटे में है डी ई के, बी सी बटे में है डी एफ के। ठीक है, बी सी बटे में एफ डी या डी एफ। तो समरूप होंगे, वो कब समरूप होंगे जब इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है बी और इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है डी, यानी एंगल बी बराबर एंगल डी होगा तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एंगल बी बराबर एंगल डी। 8 पे आ जाओ अब सीधा। बिंदु 5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और फिर इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो x और 1 की वैल्यू तो पहले आ जाएगी, उसके बाद ही हम सेक्शन फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला, चलिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आप इसमें देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आप पॉइंट मान लीजिए, जो p आप ले लेंगे वो आप ले लीजिए x और 0। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिएगा, वैल्यू डालिएगा। x जो है, x को सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा आपका m x2 + n x1 अपॉन में m + n। ठीक है, m नहीं पता आपको, m की जगह m रखिए। x2 जो है वो आपका -1 हो जाएगा, ये x1 होता है, y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है ना। प्लस n लिखा, x1 हो गया आपका 5, m + n आपको नहीं पता। ठीक है, अब x वाले में तो कुछ निकल नहीं पाएगा, लेकिन 0 वाले में ज़रूर निकल जाएगा। 0 पुट कर लीजिए इसको, तो ये आपका पूरा 0 का 0 हो गया। बचा क्या, बचा आपके पास m - 1 + n 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए इज इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई कर लीजिए -m + 5n इज इक्वल्स टू 0, 5n इज इक्वल्स टू m हो गया, -m था +m हो गया, और m अपॉन में n जो है वो नीचे चला जाएगा, और 5 और नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी 5:1। 5:1 कौन सा है, b का ऑप्शन करेक्ट है, जो b आपका सही उत्तर हो गया, जिसमें b का ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। ठीक है, अब हम करते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आकृति में यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि APB, यानी ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री का है, तो OAB निकालना है। ये वाला एंगल OAB, ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो इसके लिए देखिए, मैं जूम करके पहले आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके की ये फिगर है आपकी। अब इस फिगर में आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से बेटा। ये तीनों अगर हम एंगल को जोड़ें तो कितना होता है, 180 होता है ना। अगर ये 50 है तो इन दोनों की वैल्यू निकल सकती है कितनी, 130। 180 में से माइनस करेंगे 130। अब 130 तो है, लेकिन 130 दोनों में बराबर एंगल होंगे क्योंकि स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। तो 130 को 2 में भाग दे दीजिए, 65 और 65। ठीक है, 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 आ गया। अब ये जो पूरा एंगल है, एंगल OAP जो है, जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है आपका। देखने में लग रहा है आपको 90। तो अगर आपका 65 का ये वाला एंगल दे रखा है तो 90 में से आपको 65 माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। यानी ये जो छोटा वाला एंगल हमें निकालना था, ये 25 डिग्री हमारा निकल गया। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। ये देखिए ऐसे वापस से। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, 25 डिग्री।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि साइन थीटा बराबर हाफ हो तो सेक थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा हाफ, यानी देखिए साइन थीटा हाफ कब होता है, साइन 30 पे हाफ होता है। साइन से साइन कट गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, सेक 30 निकालना है। सेक 30 के लिए पहले आप कॉस 30 निकालेंगे। कॉस 30 जो है वो √3/2 होता है, और सेक 30 इसका उल्टा होता है 2/√3। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन 2/√3 का नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन सही लिखेंगे। आपको ऑप्शन दिया हो चाहे ना दिया हो, आपका आंसर जो है वो करेक्ट माना जाएगा और नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए √3 अगर हम कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे ये बताइए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √3, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, √3। नेक्स्ट देखते हैं 12। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, ऐसे करते करते cos 90 डिग्री तक जाना है, उसका मान क्या होगा। देखिए बेटा इसका तो हमें मान नहीं पता, लेकिन हमें cos 90 का मान पता है। क्या होता है, cos 90 का मान होता है आपका 0 डिग्री। यस, वेरी गुड, 0 डिग्री। तो अगर 0 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा ना। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है, 0 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पर, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर दिखाइए। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, और वर्ग का परिमाप होता है 4a। 2 से कट कर दीजिए, π/2r बराबर a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्षेत्रफलों का भी अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² ये तो सेम रखिए, πr²। a² की जगह ये वैल्यू डाल दीजिए, a पहले लिखिए π/2r उसका होल स्क्वायर। तो ये तो सेम ही आ जाएगा। ये हो गया पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। पाई से एक पाई कट गया, आर से पूरा आर कट गया, तो π/4 इसका उत्तर बचा, π/4। ठीक है, अब इसको अगर हम रेशो में लिखेंगे तो π/4 हो गया। ठीक है, अब π/4 का मतलब यहाँ पर 1 मिनट, ये π/4 π/4 है, तो इसको 4 यहाँ पे 4/π जो है वो हम लिख सकते हैं। 4 इधर चला गया, पाई आ गया, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 आ गया। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 28/22, कट कर दीजिए 14, और इधर क्या आ गया 11। 2 से कट करेंगे, यानी 14 और 11 का अनुपात आएगा इधर, 14:11। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है, यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 4:3 के अनुपात में है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है ना। तो पाई से पाई तो कट गया, ये वाला कर रहे हैं हम। आर की जगह रख दीजिए 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, रेशो बना दीजिए इसको। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, तो 16:9 करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट करते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है, 3πr²। 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7 × 7, 7 से 7 कट गया। इसको आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, 22 को, 3 को और 7 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 462। ठीक है, अब 462 की अगर हम बात करें तो इसको इस तरीके से भी तो शो कर सकते हैं, पाई के साथ ये दे रखा है ना आपको। तो अगर आपको मतलब 462 यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो 462 भी इसका आंसर हो सकता है। अदरवाइज़ पाई में आंसर दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 462 रखा तो वही कर लीजिए, वरना आपको क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ये हो गया आपका पाई, ठीक है।
और 7 7 जा 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 147 पाई, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 147 पाई, नहीं तो 462 भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा बताइए। तो पहले तो बहुलक वर्ग ढूंढ लीजिए। सबसे बड़ा जो होता है फ्रीक्वेंसी में बारंबारता में चेक करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका बहुलक वाली श्रेणी होती है, यानी ठीक है। तो अब इसमें ऊपरी सीमा बतानी है, ये हो गई आपकी निचली सीमा, ये हो गई ऊपरी सीमा। तो 20 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है सी। 17 देखिए, माध्य आपको दे रखा है 2.6, वाई का आपको मान निकालना है यहाँ से। ये चर दे रखा है, ये बारंबारता दे रखी है। चलिए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा इसका सॉल्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन में आपको एक एक्स की लाइन दे रखी थी जिसमें 1 2 3 4 5 दिया हुआ था, और एक आपको एफ की लाइन दे रखी थी फ्रीक्वेंसी की, जिसमें आपको दे रखा था 4 5 y 1 एंड 2। ठीक है, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका एक्स आई एफ आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए एफ आई एक्स आई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3y, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4, और इसको कर लीजिए 5 2 ज़ा 10। अब इनकी प्लस की बात आए तो 4 और 10 14, 14 और 4 18, 18 और 10 28 प्लस 3y अलग से लिखना है आपको, और f का भी प्लस करना होता है। f हो गया 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 प्लस y। अब मीन की अगर हम बात करें तो सिग्मा, ये मीन होता है x बार, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, एफ आई, तो एफ आई एक्स आई क्या हो गया, ये हो गया आपका 28 प्लस 3y, सिग्मा एफ आई हो गया आपका 12 प्लस y, और मीन आपको ऑलरेडी गिवन है 2.6। अब पॉइंट अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे तो 13 आ गया, 13 दूनी 26 और 2 5 ज़ा 10, 13 अपॉइंट में 5 आ गया। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस y से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 3y से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 156, इन दोनों को करा 13y आ गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई करा 140 आ गया, 5 को 3 से करा 15y आ गया। 156 में से 140 माइनस करेंगे और 15y में से 13y माइनस करेंगे, तो ये तो 2y आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया 8। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं कि y आपको 8 दिया हुआ है या नहीं। तो बेटा अभी हमने सॉल्व करा, इसको देखा, हमारा जो ऑप्शन आ रहा था y की वैल्यू क्या आ रही थी 8, यानी इस बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 52 ताश के पत्तों की एक अच्छी तरह से फेरबदल किए गए डेक से यादृच्छिक रूप मतलब रैंडमली एक कार्ड का चयन किया जाता है। इसके लाल चेहरे वाला कार्ड होने की संभावना, तो लाल चेहरे वाले कार्ड कितना है बेटा, 6 होते हैं, और टोटल कितना है 52। तो कट कर दीजिए इसको 2 से, तो 3/26, यानी ए पार्ट जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी ख़त्म। अब 19 करते हैं। 19 और 20 के निर्देश प्रश्न संख्या 19 और 20 में अभिकथन ए यानी असर्शन के एक कथन के बाद कारण यानी रीज़न का कथन दिया गया है। सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन आता है अभिकथन असर्शन दिया हुआ, यदि 510 और 92 का एचसीएफ 2 है तो 510 और 92 का एलसीएम 32,460 होगा। कारण दे रखा है, रीज़न दे रखा है, एचसीएफ जो है वो ए बी और एलसीएम ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन जो है वो ये है डी पार्ट, यानी जो अभिकथन है वो तो गलत है। ठीक है, अभिकथन जो है वो गलत है, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है ना, रीज़न वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
तो चलिए अब इसको पहले इसको हम अभी एक बार समझने की कोशिश की थी ना कि निकला कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसको यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया। अभिकथन गलत है लेकिन कारण जो है वो सच है। नेक्स्ट आते हैं 20 पे। अभिकथन दे रखा है बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड आंतरिक रूप से एक्स अक्ष ए को 1 और 2 को विभाजित करता है 1:2 में। कारण दे रखा है आंतरिक विभाजन का सूत्र ये दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों कथन ए और कारण सत्य है और कारण जो है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ए जो है बेटा वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा खंड अ जो है यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम खंड बी या खंड ब को डिस्कस करने वाले हैं। इस खंड अ को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।